हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोलाइसिस एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? इंडोथर्मिक, जिसमें कि अपने को हीट देना पड़ता है, हीट रिलीज नहीं होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रो वर्ड से ही मतलब क्लियर है। हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर का ब्रेकिंग। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, पहला पॉइंट है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली लीडिंग टू ब्रेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H+ एंड OH-। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक होगा आपको H+ और OH- में। ठीक है, इसी में एक और डिफरेंस आता है आपको, हाइड्रेशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। हाइड्रेशन भी कुछ इसी टाइप का लगेगा, हाइड्रोलाइसिस टाइप का ही। तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स है या कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे चारों तरफ से सराउंड करता है। ठीक है, तो सराउंडिंग ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन बाय पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे ए सॉल्वेंट का काम करता है। किस चीज़ का? सॉल्वेंट का। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। यानी हाइड्रोलाइसिस में वाटर का ब्रेकिंग होता है, लेकिन हाइड्रेशन में क्या होता है कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स को वाटर चारों तरफ से सराउंड करता है। ठीक है, इसी में कुछ डिफरेंस हम लोग देखेंगे, 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट एक और देख रहे हैं, इन हाइड्रोलाइसिस वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज रिएक्टेंट एज वेल एज सॉल्वेंट। हाइड्रोलाइसिस वाले में क्या होगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो रिएक्टेंट का भी काम कर सकता है और सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है। जबकि हाइड्रेशन में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, गौर से सुनिए। हाइड्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट और रिएक्टेंट दोनों का काम कर सकता है, लेकिन हाइड्रेशन वाले में वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं हम लोग। इन हाइड्रोलाइसिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट वाले के साथ उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जबकि हाइड्रेशन में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है पोलर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करने के बाद एक क्लस्टर फॉर्म करता है, क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड जो है ना मेजरली हाइड्रेशन पहले करता है। ज़्यादातर हाइड्रेशन होता है आयनिक कंपाउंड में, जैसे पहले तो हाइड्रोलाइसिस होगा फिर उसका हाइड्रेशन होगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड का जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा उस सभी का क्या होगा? उस सभी का हाइड्रोलाइसिस होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोलाइसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। हाइड्रोलाइसिस होने के लिए कंडीशन ये है, देखिए सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वो लोन पेयर लाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या लाएगा? लोन पेयर लाएगा। ठीक है, तो लोन पेयर लाएगा तो कोई तो बुलाएगा तब तो जो बुलाएगा उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स लोन पेयर लाएगा और जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसको वह हाइड्रोलाइसिस करवाना है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, अब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज जिससे डेवलप हो, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन लिखा हुआ है। पहला है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कंडीशन में सिर्फ नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड के केस में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड। और इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वैकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में, और वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि आपसे पूछेगा कि किसका हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछेगा किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके?
कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली। किसके प्रोपोर्शनल होगा? कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली। याद कीजिए जब हम लोग फजांस रूल पढ़े थे, याद है? फजांस रूल में क्या था कि केटाइन वाले का साइज़ छोटा होना चाहिए और एनाइन वाले का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोलाइसिस भी ज़्यादा होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ पीरियड 2 का एलिमेंट लिखे, जैसे LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4 और NCl3। तो पहले फर्स्ट वाले दो में क्या है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये दोनों हाइड्रोलाइसिस हाइड्रेशन इसका हो जाएगा, ठीक है? और BCl3 के पास क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। CCl4 क्या है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली नहीं है। अब आया NCl3, तो NCl3 का हाइड्रोलाइसिस होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी तो है, ठीक है? ये है। अब यहाँ पे जैसे अभी आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कोवलेंट कैरेक्टर के, ठीक है? तो इसी के ऊपर जो है 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला है आपको BF3, BCl3, BBr3 और BI3। इस तीनों में जो है ना सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस होगा BI3 का, उसके बाद BBr3, BCl3, BF3 का। देखिए अगर हम तीनों पे देखें तो ब्रोमीन पे तीनों के ऊपर प्लस 3 चार्ज आएगा, प्लस 3 चार्ज तीनों के ऊपर आएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि प्लस 3 चार्ज आएगा ना तो सराउंडिंग एटम आपको फिर यहाँ देखना है कि एनाइन वाले का साइज़। देखिए आयोडीन में क्या है कि एनाइन वाले का साइज़ बड़ा है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि फजांस रूल क्या कहता है, केटाइन का साइज़ छोटा होना चाहिए और एनाइन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो आयोडीन का साइज़ एनाइन है, उसका साइज़ बड़ा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस भी ज़्यादा होगा। समझ में आया ये बात? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 और PCl5। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक बात है कि सबका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा मेटल सबका, ठीक है, तो इसका +5 आएगा, इसका +4, +3, +2, +1। तो हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है, तो उसका हाइड्रोलाइसिस भी उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है? NCl3, PCl3, AlCl3, SbCl3, BiCl3। देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर सब +3 चार्ज आएगा, सभी के ऊपर +3 चार्ज आएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि नाइट्रोजन और BiCl3 में जो है नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, तो जिसका साइज़ जितना छोटा होगा केटाइन वाले का, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोलाइसिस उतना ज़्यादा होगा। बात समझ गए? इसीलिए BiCl3 का कम होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, जैसे BiCl3 है तो Bi के ऊपर भी +3 चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर भी +3 चार्ज है, लेकिन साइज इसका बहुत बड़ा है ना Bi का, तो उसके कारण जो +3 जो चार्ज है ना, पूरा चार्ज, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है कि +3 चार्ज है, इसका साइज भी छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैक फास्ट होगा यहाँ पे, तो इसीलिए NCl3 का हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा। सेम इसी तरीके से अगले में भी यही बात है, आप गौर से देख लो। SiCl4, हाँ इसमें क्या है, CCl4 का तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल तो खाली है ही नहीं, ठीक है? चलो अच्छा, उसके बाद 5 नंबर वाले में क्या है, SF6, SeF6, TeF6, ये है ना ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है? तो इसमें भी क्या है कि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ रहा है तो इसमें क्या है कि SF6 का तो होता ही नहीं है हाइड्रोलाइसिस, वो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण नहीं हो पाता है SF6 का। बाकी सबका क्या है कि इस सबका आसानी से हो जाएगा, TeF6 और SF6 का, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक मैकेनिज़्म देखते हैं BiCl3 का।
देखिए BiCl3 को जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो BOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। देखिए प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार मैकेनिज्म से जाते हैं। देखिए BiCl3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, तो वाटर के पास लोन पेयर है, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, जिसके कारण B के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करेगा कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से लूज होता है H प्लस, और यहाँ से एक Cl माइनस बाहर जाता है, तो यहाँ से HCl बाहर जाएगा और बन जाएगा BOH Cl। ठीक है, तो इसका भी ज्योमेट्री वही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये वाला जो स्टेट है ना, ये वाला स्टेट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। देखिए इसका जब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 होगा, लेकिन जब यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। जब भी हाइब्रिडाइजेशन में ये वाटर मॉलिक्यूल से अटैक करेगा तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा, लेकिन ध्यान रहे चेंज तब होगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैक सेंट्रल एटम पर होगा। अगर सेंट्रल एटम पर अटैक नहीं होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होगा। बात समझ गए? अगर सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं हुआ मान लीजिए, तो उसका हाइब्रिडेशन सेम ही रहेगा जितना पहले था उसका। ठीक है, जैसे एक बार जब रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 2 बार और करवाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा और 2 OH ग्रुप फिर से लग जाएगा, तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि जैसे एक मिनट, जैसे मैंने BCl3 को करवाया तो 3 क्लोरीन है, 3 मॉलिक्यूल्स H2O लेना है, 3 HCl बाहर हो जाएगा, BOH का होल थ्राइस। इसी तरीके से BBr3, Bi3, BF3, ये सारा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए जब इसी के तरह जब रिएक्शन सारा बनाने जाएंगे तो BCl4 माइनस, BBr4 माइनस, Bi4 माइनस, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अभी जैसे ऊपर वाले मैकेनिज्म में देखें, अगर इसी तरीके से करेंगे तो BCl4 माइनस, BBr4 माइनस, Bi4 माइनस, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। अब देखिए BF3 का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसका होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जैसे BF3 को अगर 3 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ करवा दे तो BOH का होल थ्राइस बनेगा और 3 HF। फिर ये जो BF3 है ना, ये एक लुईस एसिड है। क्या है ये? लुईस एसिड है, और ये H कुछ बचा हुआ रह जाता है, तो ये क्या करता है, फिर ये इस HF के साथ रिएक्ट करके बना लेता है H प्लस BF4 माइनस, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो जब इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो 4BF3, 3H2O गिव्स BOH का होल थ्राइस प्लस 3H प्लस BF4 माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। देखिए आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, जैसे BF3 का 4 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन इसका एक ही मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है। ओनली 1 मॉलिक्यूल्स विल गो इन हाइड्रोलाइसिस, दैट्स वाई सेड टू बी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि BF3 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्यों होता है? क्योंकि इसका एक ही मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलाइसिस में जाता है, बाकी 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता है। अच्छा, इन सेकेंड रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे ये जो सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसी तरह का रिएक्शन BCl3 के साथ लगाए, BBr3 के साथ लगाए, Bi3 के साथ लगाए, जो भी है, तो इस सब में क्या है कि BCl4 माइनस, BBr माइनस, Bi4 माइनस, तो ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो इसीलिए क्या है कि BF3 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा, बाकी तीनों का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन है, देखिए सिलिकॉन में क्या है कि ये जो सिलिकॉन है 4 क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होगा। देखिए प्लस चार्ज जनरेट हुआ, अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से वाटर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से एक H और एक Cl फिर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम पे अटैक हुआ है, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 था और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d।
अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से एक क्लोरीन हटा के OH आया, फिर इसी तरीके से 3 बार और करेंगे तो सिलिकॉन के ऊपर जो है 4 OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन के ऊपर 4 OH ग्रुप भी ज़्यादा देर स्टेबल नहीं होता है। ये भी क्या करता है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देता है और बना लेता है H2SiO3। क्या बना लेता है, H2SiO3। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि CCl4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बट SiCl4 अंडर हाइड्रोलाइसिस। CCl4 के पास तो हम लोग को पता है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इसके कारण हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसके कारण हाइड्रोलाइसिस उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया मैंने SiCl4 + 4H2, 4 क्लोरीन था, 4 H2 ले लिए, 4HCl गायब कर दिया यहाँ से, SiOH का होल 4, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये SiOH4 क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके बना लेता है H2SiO3, सिलिक एसिड। क्या बना लेता है, सिलिक एसिड। इसी तरीके से SiF4 है, इसका भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही होता है। ठीक है, जब SiF4 को करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए यहाँ पे, तो SiOH का होल 4 बनेगा और 4HF बाहर निकल जाएगा। फिर SiF4 क्या है कि कुछ बचा हुआ रह जाता है जो HF के साथ रिएक्शन करके बना लेता है H2SiF6। क्या बना लेता है, H2SiF6, हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। हाँ, लेकिन जेईई मेन सब में भी आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ भी हुआ है, NCl3 के साथ। NCl3 को जब वाटर के साथ करवाएंगे तो NH3, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन और 3 OH ग्रुप, 3 HOCl बना लेगा और 3 हाइड्रोजन जो मिलेगा वाटर से वो बना लेगा NH3। इसका शॉर्टकट भी याद करने का तरीका है, पहले एक बार मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। ये लोन पेयर और H+ के बीच में इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकला है और यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे नाइट्रोजन के ऊपर आया तो ये Cl- यहाँ से लीव किया है, तो ये बन गया आपको HOCl। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आया, 2 Cl है, फिर इसी तरीके से 2 बार और करवाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझ गए, तो इस तरीके से होता है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।